नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। वही क्वेश्चन हम अब आपको बताएँगे, जो सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट लग जाएगा। तो ध्यान से आप लोग इस क्लास को अटेंड करिएगा, आपको साइंस में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये सब संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण है, इस सब में आप स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में भी स्कोर कर सकते हैं। खास करके आप विज्ञान और सोशल साइंस में तो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, हिंदी में भी ज़्यादा कर सकते हैं। संस्कृत कुछ अभ्यर्थियों का दिक्कत भी रहता है, लेकिन हम उस तरीके से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन बता रहे हैं कि संस्कृत में भी आपको दिक्कत नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग आज साइंस में देखने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब बहुत बड़ा नोट्स नहीं है, मात्र 7 पेज का ये नोट्स है, जिसमें कि आपका वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा। और ये सारे नोट्स सारे क्लासेज के लिए, सारे सब्जेक्ट का नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हिचक रहे हैं क्लास लेने में। अब इतना कम समय है, अब आप कब क्लास लीजिएगा? जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो तब आपके अंदर डर होने लगेगा फेल होने का, और आप एग्ज़ाम उसमें गड़बड़ा दीजिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अभी से क्लास ज्वाइन करिए। आपके 10-15 दिन का जो कॉन्फिडेंस रहेगा, जो हम आपको पढ़ाए रहेंगे और जो लास्ट में हम आपको टिप्स देंगे कैसे लिखना है, कौन क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, तो वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। और जब फेल हो जाइएगा तब कोई कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब नंबर एक बार आ गया, कंप्यूटर पर लोड हो गया, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जो चेंज करना है आपके नंबर में, वो आप एग्ज़ाम से पहले ही अपनी थोड़ी-सी मेहनत करके आप कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा-सा एफर्ट लगाइए, निश्चित रूप से आपका बेहतर एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट को एक-एक करके समझाएँगे। फिजिक्स हम लोग देखते हैं, और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन वाला भी नोट्स हमने आपको दे रखे हैं, लेकिन अब उतना समय नहीं है जो सारा कुछ हम पढ़ाएँ। वैसे सारा कुछ हम कवर कर ही देंगे जिस टॉपिक आएगा, लेकिन उसमें से भी वीविया क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इससे आपका 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन रहता है और 2 क्वेश्चन आते हैं। आप आसानी से उसे करके आप 7 से 8 नंबर ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और इससे सब्जेक्टिव भी रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रहता है, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा या तो ये रहेगा, 2023 में पूछा गया था आपके एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, यहाँ पर एक मेंशन भी है कब पूछा गया था। तो इसमें हम लोग पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन, जैसे आप टार्च, या आप अभी आपके मोबाइल में फ्लैश होंगे, पहले टार्च चलता था, तो वो आप जलाते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई वस्तु आप इधर से फोकस दिए, तो इस पर यदि कोई परावर्तक सतह किसी पर टकराया, तो वो परावर्तक तो होकर इधर आ जाएगा, उसकी किरणें फैलने लगेगी। अगर आप इधर से दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, तो ये इधर आने लगेगा। ठीक है, अगर आप इधर से दे रहे हैं प्रकाश की किरण, प्रकाश की जो स्रोत है, तो इधर जो आ रहा है वो उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। मतलब किसी बिंदु पर टकरा कर जो परावर्तित हो गया, वापस आ गया उसी माध्यम में, तो उसको क्या कह देते हैं, परावर्तन कर देते हैं। यदि आर पार हो गया तो उसको परावर्तन नहीं कहेंगे, फिर रिटर्न होगा तो ही उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो आप समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम पॉइंट में लिखे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो क्या लिखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से, हमने आपको दिखाया ना कि जैसे कि यहाँ से कोई बिंदु स्रोत है प्रकाश का, उधर से प्रकाश की किरणें आ रही है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर, मान के चलिए ये कोई परावर्तक सतह है, कोई चीज़ रखा हुआ है, तो यहाँ परावर्तक सतह पर टकरा कर क्या होता है, वापस लौट आती है। जैसे वापस इधर आ रही है, इधर से आई, प्रकाश की किरणें इधर से दिए, किसी बिंदु, मान के चलिए यहाँ पर टार्च है, इधर से टार्च में एक क्या है, प्रकाश का स्रोत है, इधर से प्रकाश इस पर दिए, ये इधर लौट आया, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट आई, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यदि आप इस तरीके से फिगर बना देते हैं, तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा, एक नंबर भी कट नहीं होगा। मान के चलिए ये लिखिएगा। अब हम तो इसमें स्पेस कम करने के लिए बनाए हैं, आप बड़ा सा फिगर बनाइएगा,
उसमें ऐसे प्रकाश की किरणें आती हुई दिखाइएगा, फिर इस पे टकराएगा, फिर ऐसे परावर्तित होते हुए दिखाइएगा, बीच में एक अभिलंब सीधी रेखा डाल दीजिएगा, उसको अभिलंब बोलते हैं। तो क्या कुछ बोलते हैं, ये यहाँ पर देखिए आपतित किरण, इधर जो परावर्तित हुआ आने के बाद उसको परावर्तित किरण, और बीच में जो लंब डाला गया उसको अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण का यदि परिभाषा पूछे तो आप क्या कहेंगे, किसी बिंदु किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण कहेंगे, और किसी परावर्तक सतह से टकराकर जो प्रकाश की किरणें वापस आती है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे आपको किसी भी नोट्स में ऐसे मतलब कि डिफिनेशन इतना इजी में आपको नहीं मिलेगा, और इतनी हम आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। आपको मॉडल पेपर या कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, इतना इजी वे में आपको किसी भी बुक में ऐसे शब्द में नहीं लिखा होगा कि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि हमको पता है कि मध्यमा में किस तरीके से विद्यार्थी आते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो बहुत दिनों तक पढ़ाई छोड़ दिए रहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसीलिए हम जीरो लेवल से पूरी इजी शब्द को उठाते हैं, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आपको नंबर भी भरपूर मिल जाए, क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी ना आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि मेरे नोट्स से पढ़ लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, आपको फेल होने की कोई डर नहीं है, आपको 500 प्लस नंबर आएगा। उसी में क्या कहते हैं, जैसे कि ये इधर आती, जैसे क्या हुआ, मान के चलिए ये किरण आ रही है, आती हुई किरण को दिखाए हैं इसमें हम, आती हुई किरण इधर परावर्तित हो रही, मान के चलिए इसमें अभिलंब डाले तो इसमें एक एंगल बना रहा है ना, कोण बना रहा है, तो इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। जो आती हुई किरण के साथ कोण बनाता है उसको आपतन कोण, आई से उसको आई से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आई लिखे है। जो परावर्तित होता है उसको क्या कहते हैं, आर से लिखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, तो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। यहाँ पे लिखा है ना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए, आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए, अभिलंब समझ गए, और किसी को दिक्कत होगा तो वो आप व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, हम फिर से नेक्स्ट क्लास में भी उसको रिवाइज करवा देंगे, वैसे रिवाइज करवा देंगे। और किसी को दिक्कत रहते हैं जो भी क्लास लिए, तो उसके लिए तो हमने आपको सारा कुछ सुविधा दे ही रखे हैं। और फिर से आप लोगों को कह रहे हैं, जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सारे टॉपिक में बताते चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन क्वेश्चन इस बार आएंगे। इसलिए हम आपको बार बार फोर्स कर रहे हैं कि क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप 300 रुपया को लेकर घबरा रहे होंगे कि मेरा 300 रुपया लग रहा है, लेकिन आपने जो 10,000 रुपया एडमिशन में दिए हैं, अगर फेल हो जाते हैं तो वो 10,000 गया, आपका 1 साल भी गया, फिर अगला साल आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझ लीजिए कितना का लॉसेज है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं, और हम आपको बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं रखे हैं, क्योंकि उतना हमको मतलब कि आपको बहुत सारा जो नोट्स मिलेगा वो टाइप किया हुआ नोट्स है, कंप्यूटर से टाइप किया गया है। तो उस टाइप किए गए नोट्स में हमको भी उसको पेमेंट देना पड़ा, ऐप में भी ऐप में परसेंटेज देना होता है, इसलिए हम आपको इतनी फ़ी रखे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वैसे कहिएगा तो हम अगर नोट्स नहीं देना रहता तो फ्री में भी आपकी क्लासेज ले सकते थे, लेकिन फ्री में आपको रेगुलर कितनी क्लासेज दे ये भी मतलब कि मायने रखता है। तो चलिए वो सब छोड़िए, जिसको नहीं लेना है लेगा, जिसको लेना है वो तो ले ही चुके हैं, उसका रिजल्ट तो बेहतर आएगा ही। चलिए, और जो क्लास ले लिया है उसका रिजल्ट भी अगर कुछ पेंडिंग होता है, कुछ होता है, बहुत सारे के रोल नंबर सब गड़बड़ा जाता है, तो कुछ हो जाता है, तो उस सारे कुछ हम आपको बताते रहते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी इस माध्यम से मिलता रहेगा जो क्लास ज्वाइन किए रहेगा। अब चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। अब इस बार आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलेंगे, पिछला बार उसका नियम पूछा गया था। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, पहला और दूसरा यहाँ पर लिखा गया है। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। वही को हम यहाँ पर दिखाए थे, I बराबर आर, मतलब कि आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का, ठीक से आप लोग सुनिएगा। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है,
तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक में क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होता है कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। उसको क्या कहते हैं, मतलब कि ये भी प्रकाश का एक क्या है, एक नियम है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर देखिए जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर मिल रहा है। तो वही बात कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये जो तीनों है, ये तीनों क्या होता है, एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर मिल रही है। वही बात कह रही है। पहला नियम कहा कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब आपके पास एग्ज़ाम का भी कम समय है, इसलिए क्लास ज्वाइन करके आप लोग बेफिक्र हो जाइए, बिंदास तैयारी करिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। नोट्स और हिंदी का नोट्स आपको 2 दिन के अंदर में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद है कि समतल दर्पण, और सारे सब्जेक्ट का लगभग नोट्स मिल चुका है। समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण भी इसमें 3 तरीके होते हैं, समतल, अवतल, उत्तल। तो जहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसी को हम बता रहे हैं। अवतल उत्तल भी हम आपको बता देंगे, लेकिन ये इसके बाद हम बता देंगे, जैसे कि इसी क्लास में होगा तो लास्ट में बता देते हैं। क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्या होती है, दर्पण सूत्र समतल दर्पण के लिए क्या होता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। मान के चलिए कि समतल दर्पण में आप यहाँ पर वस्तु रखिएगा। मान के चलिए कि यहाँ पर आपकी वस्तु है जो कि यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इसका जो प्रतिबिंब भी बनेगा वो कितना सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। तो वही कह रहा है कि प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। किसमें, समतल दर्पण में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन का मेंशन है। 23 24 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, हो सकता है कि यही दोनों में से कोई पूछ दे या ऊपर वाला आपसे पूछ दे, इसीलिए हम आपको मेंशन कर दिए हैं कि कौन क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को एराइज करेगा या नया ढंग से बनाएगा। जो क्वेश्चन है उसी को मिलाकर पूछता है। ठीक है, एक अब है दर्पण सूत्र क्या होता है, उसको भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो आपको क्लासेज भी बड़ा थोड़ा सा मतलब कि लॉन्ग क्लासेज देखने को मिलेंगे। और आप और हम जब इतना देर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भी क्या है, भी है प्रतिबिंब की दूरी। अभी हमने आपको दिखाए थे ना कि कोई वस्तु है उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी दूरी है। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। मान के चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें लिखा रहेगा कि प्रतिबिंब की दूरी, इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, या मान के चलिए 6 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा कि फोकस दूरी निकालिए, तो क्या लिखेंगे, बस प्रतिबिंब की दूरी की जगह पे 6 और वस्तु की दूरी की जगह पे 12 लिखेंगे। प्रतिबिंब यहाँ है 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/f। दूगो दे दिया है तो f नहीं, तीसरा नहीं निकलेगा। देखो दोनों का लॉसन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर क्या 1 आ गया, यहाँ पर 1/f आ गया। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3/12 1/f। ठीक है, इसको काट देंगे तो 1/4 आ गया। 1/4 बराबर क्या हो गया, 1/f। तो f बराबर क्या हो गया, 4 आ गया। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दो अननोन दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछेगा। वैसे आप लोग जो क्वेश्चन आएगा उसी पे ध्यान रखिए, क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। मान चलिए ये सब जो बताए ये तो बहुत ही ईजी थे, इसी पर ध्यान रखिए।
ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन बनते हैं कि दाढ़ी बनाने में जो सैलूनर आप जाते हैं दाढ़ी बनाने में, तो वहाँ पे कौन सा दर्पण रहता है, या आप अपने घर में भी उपयोग करते हैं, वो कौन सा दर्पण रहते हैं। आपके घर में होंगे ना, आप दिन में तो कितने बार, लगभग 10 बार तो चेहरा देखते होंगे। लड़कियां लगभग 20 बार देखते होंगे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा चेहरा देखता है कि हम आज कितना खूबसूरत हुए, कल कितना थे, आज मतलब कि मेकअप करने पर कितना लग रहा है, बिना मेकअप के कैसे लग रहा है। तो वो कौन से दर्पण रहते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो आपके जो छोटे होंगे, आपसे छोटे भाई बहन होंगे, वो आपसे पूछेंगे, आपको नहीं पता रहेगा, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ये आप ध्यान में रखिए। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, जो आपके घरों में उपयोग में लाए जाते हैं, या कह सकते हैं दाढ़ी बनाने में जो यूज किया जाता है, वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, आप मोटरसाइकिल या स्कूटी देखते होंगे, तो जो चालक रहता है, जो चलाने वाला रहता है, स्कूटी ही नहीं बड़े वाहन में भी रहते हैं, तो वहाँ पर 2 आईना लगा रहता है। तो वो कौन सा दर्पण रहता है, वो आईना किस लिए रहता है कि पीछे से जो व्हीकल आ रही है, जो पीछे से गाड़ी आ रही है, उसको देखने के लिए कि कितनी दूरी पर है, हमें किस साइड से टर्न लेना चाहिए। वो क्या कहता है, वो उत्तल दर्पण रहता है, अवतल नहीं रहता, वो उत्तल दर्पण रहता है। वो दूर की दूरी को भी कवर कर लेता है और उसको लॉन्ग बड़ा दिखाता है। ठीक है, इसलिए वो क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। दर्पण के बारे में हम डिटेल्स में बता देते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आने के कम चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको पहले नहीं बताया, लेकिन पूछा जाता है वहाँ से भी। इसके बाद हम दर्पण पर भी चलेंगे, कैसे क्या दर्पण होते हैं। उसके बाद है कि प्रकाश के किस मतलब कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। कहाँ गमन करती है, तो प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का परावर्तन देख लिया, अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद दर्पण पे चलेंगे। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन आ जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता था कि एक ही माध्यम में वापस लौट आती थी। ठीक है, इस माध्यम में था तो इसी माध्यम में आ रहा था, लेकिन जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे और वहाँ पर परिवर्तित हो जाए, इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे कि पानी है, तो ऐसा नहीं है कि पानी में आप दीजिएगा तो सारा किरण जो प्रकाश की किरणें हैं वापस लौट आएगी उसी माध्यम में, अब बाहर आ जाएगा। प्रकाश की किरणें अंदर भी चल जाएगी पानी में उसी माध्यम, मतलब कि आप ऊपर से दे रहे हैं, ऊपर में क्या है, एयर है। एयर एक माध्यम है, उसमें से आप पानी में दे रहे हैं, दूसरे माध्यम में दे रहे हैं, उसको पार करके क्या होगा। लेकिन मान के चलिए कि ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पर एक मान के चलिए कि मछली बना देते हैं। आपका मछली कैसे बनेगा, ये आपका मछली है। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ से हम प्रकाश की किरणें दे रहे हैं इस पे, किस पे, मान के चलिए यहाँ पर हम किरणें दे रहे हैं। हमको मछली का यहाँ पर मुंह दिखेगा, दिखेगा ना। लेकिन पानी में जाने पर प्रकाश की किरणें आपको क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। मान के चलिए कि ऐसे है ना, तो ये यहाँ पर नहीं आके यहाँ पर उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में उसका मुंह रहेगा यहाँ पर। इसलिए आप पानी में जब मछली को पकड़ने जाते हैं तो हाथ रखते हैं तो पता चलता है यहाँ पर नहीं है, उसे थोड़ा आगे से था। यही रीजन है, आपने मछली पकड़े होंगे तो आपको यही कारण है। इसीलिए जब मछली जो जिसको पता रहता है, जो रेगुलर पकड़ते हैं, वो मछली के थोड़ा सा आगे हाथ डालते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इधर होंगे उसको। तो वो क्या होता है, दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें थोड़ी सी उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, आनी चाहिए ऐसी, लेकिन दिशा क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन यही होता है, समझ के। उसी तरीके से कांच का भी हो सकता है। कांच, लेड, शीशा जो जानते हैं, उसमें भी प्रकाश क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ऑयल में भी हो जाएगा। तो ये सब क्या, तो मतलब कि दूसरा माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो परिवर्तित हो जाती है। ये सब जो हम देख रहे थे एक ही माध्यम, जैसे एयर है तो एयर में ही हम लोग देख रहे थे। तो परिभाषा देखिए क्या लिखा गया,
परिभाषा लिखा गया है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन आ जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसके उसके दिशा में जो परिवर्तन आ जाती है वो हमने आपको दिखा दिया फिगर से कैसे क्या होता है। अब वो सारे की अब आपके माइंड में रहेगा, परिभाषा भूल भी जाइएगा तो जो हम आपको बता रहे हैं जैसे फिगर वाला मछली वाला बताए तो वो सब आपको दिमाग में रहेगा, उस तरीके से आप बना भी सकते हैं और इससे आपके एग्जामिनर मतलब एक भी नंबर कट नहीं करेगा। आप पढ़ते रहिएगा, बहुत सारा सिलेबस है, पढ़ते रहिएगा, आपको ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन इस तरीके से बताएंगे तो आपको एग्ज़ाम तक आप आराम से आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, एक या दो बार आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा, आप नहीं भूलिएगा, आपको मतलब कि आ जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन भी समझ गए, परावर्तन भी समझ गए। प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है, परावर्तन का भी दो, अपवर्तन का भी दो नियम होता है। मानव नेत्र हम लोग देखेंगे, पहले दर्पण के बारे में जान लेते हैं। इसी चैप्टर का है दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ये सब हम आपको बता देते हैं। तो ये भी वही है, प्रकाश के परावर्तन, ये नोट्स भी आपको मिल चुका है। इसमें प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या है, ये सब दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे दर्पण बनता है, दर्पण का उपयोग क्या है, ये आपका डिटेल्स में हो गया। इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है यहाँ से भी आ जाए। प्रतिबिंब और वो सब भी क्वेश्चन था। प्रतिबिंब किसको कहेंगे, प्रतिबिंब आपका जो छाया बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण में देखते हैं तो आपका चेहरा दिखता है तो वही प्रतिबिंब है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें हमने आपको दिखाए थे, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन मतलब कि किसी बिंदु पर मिलती है और उस बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर जिस परावर्तन सतह पर दो या दो से अधिक परावर्तित मतलब कि किरणें मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के भी दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो रियल इमेज बनाता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो जिसको तीन नाम से जानते हैं, आभासी, काल्पनिक, अवास्तविक। एक वास्तविक, अवास्तविक, उसी को काल्पनिक और आभासी भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी रहेगा वास्तविक छोड़ के तो आप समझ जाइएगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है ये बताते हैं। वास्तव मतलब जो रियल में होता है, इमेजिनरी जिसको मान के चलते हैं, मतलब कि काल्पनिक जिसको हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो वास्तविक क्या है देखते हैं। कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ से प्रकाश की किरणें आए, यहाँ से प्रकाश की किरणें आए, क्या हुआ, परावर्तन, वहाँ से परावर्तन हो गया, फिर एक दूसरा प्रकाश की किरणें आए, परावर्तन हुआ, क्या हुआ, परावर्तन हुआ। दिख रहा है, एक प्रकाश की किरणें हैं, दूसरा प्रकाश की किरणें हैं और ये यहाँ से परावर्तित हुआ, ये प्रकाश की किरणें इस सतह पर टकराया, यहाँ पर मतलब वापस आया, फिर यहाँ पर जाके मिला और ऐसे करके वापस चला गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या बनाया, प्रतिबिंब बनाया और ये वास्तविक प्रतिबिंब बना, मतलब रियल में हमको दिख रहा है यहाँ पर मिला है। वही इधर क्रॉस करके कहीं चल जाता तो हम मान के चलते कि यहाँ पर मिल रहा है या यहाँ पर मिल रहा है, तो उस केस में क्या होता, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। लेकिन इसी साइड आ गया और यहाँ पर आकर मिल गया तो वो क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और ये अवतल दर्पण है। देखिए दर्पण को कैसे बताइएगा, जब धंसा हुआ रहेगा परावर्तक सतह, यहाँ से टकरा कर वापस हो रहा है ना, जहाँ से टकराव वापस होता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। यदि परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो वो अवतल है, यदि परावर्तक सतह उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है तो वो उसको क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलती है। जैसे यहाँ प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर इधर गया लेकिन कहीं पे मिला नहीं मिला, लेकिन हम काल्पनिक रूप से इधर इसको बढ़ाए, इसको इधर बढ़ाए तो हमको पता चला यहाँ पर मिल रहा होगा, हम सोच रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण, वह दर्पण जिनका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। समतल दर्पण की विशेषता हमने बताए कि समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे इतना दूरी पे वस्तु है तो इतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बना, और देखिए नीचे बन रहा है तो ये क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। वही कह रहा है कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, इसमें बराबर होता है। अगला कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। अवतल
समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। आप देख सकते हैं दर्पण के पीछे बना है, काल्पनिक बना है और सीधा बना है। तो ये क्या है, अवतल दर्पण में इस समतल दर्पण में इस तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण कैसा बनता है ये दिखाते हैं। एक गोला से ही दर्पण बनता है, ठीक है। एक गोला है, इसका बीच में क्या है, एक सेंटर है, इसको बीच से काट दीजिए। तो देखिए ये वाला भाग क्या हो गया, उत्तल दर्पण उठा हुआ है। ये देखिए इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो ये अवतल हो गया। इसका परावर्तक सतह क्या हुआ है, धंसा हुआ है। तो मतलब कि गोला का ही पार्ट होता है। काटिएगा तो एक भाग उत्तल बनेगा, एक भाग क्या बनेगा, अवतल बनेगा। जो धंसा हुआ रहेगा अवतल, जो उठा हुआ रहेगा वो उत्तल। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, इसका धंसा हुआ है, तो ये अवतल, ये उत्तल। वही बातें यहाँ पर लिखे है। जिसका परावर्तक अंदर हो परावर्तक सतह, वो अवतल कहलाएगा। जिसका उठा हुआ हो उसको उत्तल कहेगा। यदि दर्पण पूछा जाएगा तो आप ये सिंपल यही लिख दीजिएगा, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो वो उत्तल है। इतना सिंपल में आपको कहाँ पर मिलेगा, किसी भी बुक में इतना सिंपल में आपको नहीं दिया है। इतने सिंपल में हम आपको बता रहे हैं। अब अवतल और उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, उल्टा दोनों प्रकार के, मतलब सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। वही उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल में क्या होता है, धनात्मक होती है। वस्तु की दूरी बड़ा भी हो, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रकार का हो सकता है। और अवतल में वस्तु की दूरी छोटा एवं बराबर ही होगा। अगला है दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कौन दर्पण का कहाँ करते हैं। जैसे हमने आपको बता दे गए थे पहले ही, हजामत के काम में दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टार्च या वाहन के हेडलाइट, वाहन में दो शीशा लगा रहता है, एक हेडलाइट जहाँ से रोशनी निकलती है वहाँ पर अवतल रहता है, लेकिन जो एना पीछे के वाहन को देखने के लिए साइड मिरर रहता है वो उत्तल रहता है। हेडलाइट, टार्च सब में अवतल रहता है। जुगनू रोगियों के नाक, कान, गले और दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर जो बड़ा प्रतिबिंब के लिए उपयोग करता है उसमें भी अवतल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण कहाँ रहता है, तो वाहन के साइड मिरर में और स्ट्रीट लाइट में, ये दो जगह क्या रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के हमने आपको सारे चीज़ बता दिए। ये सारे चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बहुत मतलब कि सारा उतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास नोट्स है, एक बार रीड मार दीजिएगा। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन मतलब अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये मतलब ये पूछ रहा है कि कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे वो सारे कुछ हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और आपको मतलब कि आगे की क्लासेज मिलते रहेंगे, इसके लिए आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।